गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्य क्लासेस नैनी। अभी तक हम इलेक्ट्रो सीरीज के जो कंप्लीट सीरीज की बात कर चुके हैं। अभी तक जितनी भी पैटर्न पे हमने बात किया, लास्ट टॉपिक पे इसमें बात हुआ था कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो भाई यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस कहते किसे हैं? तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस से कोई सेल रिएक्शन प्रोसीड कर सके, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ डिसोसिएशन or association of metallic or non-metallic electrodes are placed for chemical reaction that is known as electrolysis। सीधा सा मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रोड जो भी हो, चाहे कैथोड हो एनोड हो, अगर वो डिसोसिएशन प्रोसेस में जाता है, किसकी वजह से जाता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिस सेल में होगा उस सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसका सीधा सा मतलब क्या है? दैट सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस आर प्लेस्ड, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो है ये क्या करते हैं? इनमें जो कैथोड होता है और जो एनोड होता है, एक बात ध्यान देना है कि जो कैथोड और एनोड है ये जनरली सेम मेटेलिक हो सकते हैं या डिफरेंट मेटेलिक। कहने का मतलब है अगर दोनों कंडीशन में हम कॉपर की बात कर लें तो कैथोड पे क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कॉपर। क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कॉपर। किस पे होता है? कैथोड पर। जबकि एनोड पे क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ कॉपर। डिसोसिएशन ऑफ कॉपर। कहने का मतलब क्या है कि कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, जबकि एनोड पर कॉपर क्या होगा? टूट जाएगा। अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तब डिपॉजिट होने के लिए भाई इसके आयनिक कंडीशन से ये किस में आएगा? मेटेलिक कंडीशन। तो जनरली जो कॉपर है, कॉपर क्या रखता है? +2 चार्ज। तो +2 चार्ज के साथ दो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाले आपस में कंबाइन करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपर पे कितने चार्ज हैं? +2, और एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो कितने माइनस चार्ज होंगे? 2। तो ये 2 + 2 माइनस आपस में मिलकर न्यूट्रल चार्ज को शो कराते हैं। जबकि एनोड पे क्या होता है? कॉपर डिसोसिएट हो जाता है किसमें? कॉपर प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। कहने का मतलब क्या है कि कैथोड पर डिपोजिशन ऑफ कॉपर होगा, जबकि एनोड पर डिपोजिशन ऑफ कॉपर नहीं होगा। अब यहाँ पे बस एक चीज ये समझना है कि एक में डिपोजिशन हो रहा है, एक में डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसके कॉन्सेप्ट पे ही यहाँ पे आपको जो सेल प्रोसेस है वो समझना है। सेल प्रोसेस ये कहेगा कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके डिसोसिएशन के फलस्वरूप जो भी चेंजेस आएगा या जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आएगा उसमें जनरली क्या होता है कि ये आपस में डिसोसिएशन कंपोजिशन को शो कराते हैं। अब इस सेल में सेल रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए हमें इसेंशियल फैक्टर क्या रखना होता है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट apparatus which is placed for chemical reaction that is known as electrolytic cell, whereas that process in which decomposition or dissociation are placed that is known as electrolysis। ये बात क्लियर? तो भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और इलेक्ट्रोलिसिस में ये बातें हुई। अब इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एक भाई साहब आते हैं, माइकल फैराडे।
माइकल फैराडे जी क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसके डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसके अमाउंट की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो इसमें इसके नेचर में चेंजेस आते हैं। और इसके लिए फैराडे भाई साहब ने 2 लॉ दिए थे। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के को दिया किसने था, माइकल फैराडे भाई साहब ने। और इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो उसमें जो जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन हो गया या इलेक्ट्रोलिसिस हो गया उसकी डिपेंडेंसी क्या है, इसको देखते हुए माइकल फैराडे भाई साहब ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे बस छोटी सी पॉइंट को ध्यान देंगे, बात क्लियर हो जाएगी। जो माइकल फैराडे भाई साहब थे, इन्होंने फर्स्ट लॉ में ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है अगर वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जाएगा तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें जो रिएक्शन की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात क्लियर कि भाई फर्स्ट लॉ सीधा सा फंडा ये कहता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। अब इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब यहाँ पे है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जबकि सेकेंड लॉ में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड, किस पे हो रहा है भाई, इलेक्ट्रोड पर, इनमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ पास्ड करंट एंड इट्स इक्विवेलेंट मास। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कि जो करंट पास होता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो करंट पास होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट मास के। जबकि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, जबकि सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इक्विवेलेंट मास के। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पे आपको 2 चीजें समझना होता है। एक चार्ज के बारे में समझना होता है। चार्ज क्या होता है कि भाई जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ट्रांसफर होता है तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है तो उसके डिमोनेशन से जो वैल्यू फाइंड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब चार्ज के लिए अगर आपको ध्यान होगा तो चार्ज के लिए 2 फॉर्मूले आपको पढ़ने होते हैं। एक क्या पढ़ना होता है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से Q एंड E एक फॉर्मूला ये मिल जाता है हमें। दूसरा जो फॉर्मूला हमें मिलता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, यानी जितने टाइम में करंट पास होता है, जितना अमाउंट पास होता है वही उसका क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहां से फॉर्मूला क्या मिलता है, Q इक्वल टू IT।
अब ये दो फॉर्मूले में मिल जाते हैं। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट कर लें तो यहाँ से एक कंडीशन आएगी कि यानी इक्वल टू आई टी, और यहाँ से I की वैल्यू जब निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE बाई टी। अब ये तो भाई चार्ज की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें एक वैल्यू और समझना होगा, द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट। बात करते हैं 1 फैराड वैल्यू की। तो 1 फैराडे वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो नंबर, गाद्रोज नंबर मल्टीप्लाई विथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई विथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई अवोगाद्रो नंबर क्या कहता है 6.02 इंटू 10⁻23, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब भाई यहाँ पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव से यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 1.6 इंटू 10⁻4। अब 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है 96487 इंटू 10⁻4, और डेसिमल कितने डिजिट पे होती है 4 डिजिट पे ये आता है। अब 10⁻4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 96,487। अब एक सिग्निफिकेंट नंबर और फिगर के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो इसको एक सिंपली फॉर्म में लिखते हैं, और वो सिंपली फॉर्म में द फैराडे कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है 96,500। ये बात क्लियर? यानी अगर हमको एक फैराडे की वैल्यू निकालनी है तो फैराडे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो नंबर इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी कि 9.6487 इंटू 10⁻4, तो वैल्यू लास्ट में क्या आती है 96,487। और एक सिंपल फॉर्म में इसे हम जब डिनोट करते हैं तो वैल्यू क्या कर देते हैं 96,500।